मॉन्स्टर्स ने दुनिया में घुसपैठ की और सब कुछ धीरे धीरे डिस्पेयर में डूबने लगा। लोगों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी ताकि वो जगह बचा सके जिसे वो अपना घर कहते थे। उन्हीं बहादुरों में एक था इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट कार्सिलियन लिएंडियन, जिसने इस खतरे से उतनी ही बेरहमी से लड़ाई की। सालों तक वो अनगिनत मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, सिर्फ एक ब्लेड के सहारे, और दिल में डर का नामो निशान नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे लड़ना पड़ा एरन के ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर से। वो कमीना वाकई टफ नट था। लड़ाई बहुत ही ब्रूटल रही, लेकिन आखिरकार कार्सिलियन ने उस पीस ऑफ इटीस डरस को गिरा ही दिया। पर इस जीत की कीमत भी बड़ी थी। बैटल के बाद वो खुद भी मौत का शिकार बन गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी आत्मा एक खाली वॉइड में भटक रही थी, तभी उसकी मुलाकात हुई एक ह्यूमन लड़के से जो किसी अर्थ नाम के प्लेनेट से आया था। उसका नाम था सियो दोजान। वो भी मरने के कगार पर था, किसी अनजान वजह से। मरने से पहले वो वेरियन से एक सिंपल रिक्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन वेरियन ने रिक्वेस्ट सुने बिना ही उसे साफ मना कर दिया। भाई बस चैन से मरना चाहता था। उसने अपना देश मॉन्स्टर से हार दिया, अपने चाहने वालों को खो दिया और आखिरकार कुत्ते जैसी मौत मरी। दूसरी ओर एसियो दोजान को भी जीने का शौक नहीं था, लेकिन वो डेस्परेटली चाहता था कि उसका परिवार अच्छी जिंदगी जिए। अब ऐसा लगता है कि वैंडियन आखिरकार इस लड़के की बात सुनने को तैयार है। जैसे ही वो राजी हुआ, लड़का ऐसे खुश हुआ जैसे कोई बच्चा कैंडी स्टोर में घुस गया हो। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, बस चाहता हूं मेरा परिवार पीसफुली जी पाए। और इस तरह कार्सिलियन ने उसकी रिक्वेस्ट ग्लैडली एक्सेप्ट कर ली। उसका नया मिशन था उस परिवार की प्रोटेक्शन, और वो पहुंच गया अर्थ पर एसियो दोजान की टीनेज बॉडी में। अब उसका टारगेट है नम्सन गेट में इन्फिल्ट्रेट करना, जो सी रैंक पर रखा गया है ऑब्वियस रीजंस की वजह से। वहां सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज को एंट्री मिलती है। गेट पर एक ऑटोमेटेड मशीन बार बार चिल्ला रही है, प्लीज स्कैन योर आईडी कार्ड। लेकिन भाई के पास आईडी कहां से आएगी? तो वो सीधा ऑथोराइज्ड बिल्डिंग में घुस गया, फुल फोर्स से गेट तोड़कर। सिक्योरिटी अलार्म बुरी तरह ब्लेयर करने लगा। अनऑथोराइज्ड इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्टेड। अंदर पहुंचकर वो आराम से घूमने लगा, मॉन्स्टर ढूंढने के मूड में। तभी उसका सामना हुआ एक हीरोज की पार्टी से। वो लोग ऑफिशियली लाइसेंस्ड थे और ऑथोराइज्ड एंट्री के साथ आए थे। उन्होंने उसे देखा और सोचा शायद कोई लॉस्ट बंदा है, तो पोलाइटली रास्ता दिखाने की ऑफर दी। क्योंकि वो खुद भी बाहर की ओर जा रहे थे, उन्होंने सोचा उसे साथ ही ले चलते हैं। लेकिन दोजान एकदम चुप रहा। वाइब ही अजीब सी थी। वो कैजुअल कपड़े पहने था, बिल्कुल हीरो जैसा नहीं लग रहा था। हाँ, आजकल पोर्टर्स जरूर कैजुअली कपड़े पहनते हैं, लेकिन भाई का आउटफिट तो हद से ज्यादा सिंपल था। और उस बैग में क्या था, ये भी सवाल बना रहा। उन्हें शक था कि शायद ये कोई क्लूलेस पोर्टर है जिसे उसकी पार्टी ने छोड़ दिया। फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिरकार दोजान बोलता है, वो जानता है कि लोग उसके प्रेजेंस को सस्पिशियस मान रहे हैं, लेकिन वो खुद आया है बिना किसी हीरो पार्टी के। ये सुनकर पार्टी का एक मेंबर गहरी सांस लेता है और समझ जाता है कि मामला क्या है। उसने पहले भी ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें हीरो बनने का सडन बोनर आ जाता है, फ्लैशी टीवी एड्स देखकर। लेकिन वो जोश बहुत जल्द मौत का रीजन बन सकता है। बिना सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग के कोई सीधे गेट में कूद पड़े तो। उसने समझाया कि पहले हीरो बनो, टेस्ट पास करो, फिर सी रैंक गेट में घुसो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। पर हमारे बॉय दोजान ने उसका फ्री एडवाइस सुनने के बाद बहुत साफ कह दिया, मुझे किसी की मौका जरूरत नहीं। हीरो टीम का क्रू चौंक गया कि ये बच्चा इतनी कोल्ड टोन में क्लैप बैक कैसे कर गया। वो लोग तो बस हेल्प करना चाह रहे थे। थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उनका लीडर बोला, लेट इट गो भाई, नहीं चाहिए तो रहने दो। लीडर ने कहा, जब ये गेट्स की रियलिटी समझेगा तब खुद सीख जाएगा कि वाइज टॉक को इग्नोर करना कितना डेंजरस होता है। क्योंकि गेट वो टीवी शो नहीं है जहां हीरो बनना क्राइस्ट का सेकंड कमिंग लगे। और फिर वो पल आया जब दोजान के सामने एक जायंट ट्रोल खड़ा हो गया, रेडी टू ईट हिम अलाइव। मॉन्स्टर ने एक जोरदार हमला किया, लेकिन टारगेट मिस करके जमीन पर मार दी। भाई इतनी तेजी से हिला कि ट्रोल को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फिर उसने अपना फिस्ट कसकर एक ऐसा पंच मारा जिससे ऑर्क का चेहरा सीधा उड़ गया। सीन कुछ ऐसा था जैसे वन पंच मैन या ओमनी मैन किसी किलिंग स्प्री पर हो। अब जबकि मॉन्स्टर का काम तमाम हो गया, टाइम आ गया है मेन चीज का, लूटिंग बेबी। सबसे पहले उसने उस तलवार को उठाया जो वो कमीना लेकर घूम रहा था। फिर उसी सोर्ड से मॉन्स्टर की बॉडी को चीरकर एक शाइनी जेम स्टोन निकाली। ये एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन थी, इतनी बेकार कि दोजान ने अपनी पास्ट लाइफ में कभी इसे हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन इस समय वो कंगाल है तो मजबूरी है। तभी अचानक कई और मॉन्स्टर्स वहां आ धमकते हैं, अपने मरे हुए दोस्त को देखकर बुरी तरह भड़के हुए। दोजान पीछे मुड़ा और उस जेम स्टोन को इतनी स्पीड से फेंका कि एक मॉन्स्टर का सिर ही उड़ गया। बाकी दो बेवकूफ ऐसे दौड़े जैसे उन्हें मरने की बुरी आदत हो, और हमारे भाई को तो बस मौका चाहिए केओस फैलाने का। तभी सीन कट होता है उन हीरोज की टीम की ओर जो अभी भी मॉन्स्टर इन्फेस्टेड इलाके से गुजर रही है, और उनके दिमाग में दोजान ही घूम रहा है।
टीम की ऑरेंज हेयर्ड लड़की सच में डोजान को लेकर चिंता में है। उसे डर है कि वो मारा ना जाए, लेकिन टीम का लीडर उसे आश्वस्त करता है अगर वो अनऑथराइज्ड बंदा है और गेट में घुस गया तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। और वैसे भी सी रैंक गेट में कोई मरने वाला नहीं होता जब तक वो खुद बेवकूफी से मॉन्स्टर्स पर जंप ना करते। बार्ली भी लीडर से अग्री करता है। वो घमंडी लड़का अब तक डर से कांप रहा होगा और एजेंट से उम्मीद लगाए बैठा होगा कि वो उसकी जान बचा लेंगे, लेकिन सच्चाई तो एकदम उल्टी है। यहाँ डोजान वो बंदा है जिससे ये ओवरसाइज्ड सैंडबैग्स डर रहे हैं। एक पंच और शिकार ढेर, इतना फास्ट कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा। ब्लेड तो छोड़ ही दो। वो एक मॉन्स्टर के पीछे प्रकट होता है और ऐसा किक मारता है कि उसके सिर का नामो निशान मिट जाता है। सबको धो डालने के बाद वो उनमें से एक की तलवार उठा लेता है और मजे से सारे मैजिक स्टोन्स हार्वेस्ट करता है। कुछ देर बाद जब उसकी बैग भर जाती है वो निकलने को तैयार होता है, लेकिन ऑनेस्टली आज का लूट उसे डिसअपॉइंटिंग लगता है। सब बेकार क्वालिटी की जेम्स। तभी एक कंट्रोल एजेंट की उस पर नजर पड़ती है। वो बाकियों को बुलाता है। जैसे ही डोजन मुड़ने ही वाला होता है सूटेड एजेंट्स उसे घूरते हुए पास आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से है और उससे हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाने को कहते हैं। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। हमारा भाई कंफ्यूज होता है। सूट का टोन और भी कोल्ड हो जाता है। वो उसे वार्न करता है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, लेकिन डोजन के चेहरे पर सिर्फ अनॉयंस दिखता है, जैसे यह सब बेवजह का ड्रामा उसके मूड को खराब कर रहा हो। फिर भी उसमें बहस करने की एनर्जी नहीं होती। वो बस पीछे मुड़ता है और जाने लगता है। अब बात जब वर्ड से नहीं बनी तो सूट्स उसे धमकाते हैं। अगर कोऑपरेट नहीं किया तो हैंडकफ्स लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो फोर्स भी यूज होगा। उनमें से एक इम्पेशेंट एजेंट डोजान का हाथ पकड़ता है और इंजरी की धमकी देता है। अगर तुमने रेजिस्टेंस किया तो सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन भाई अब तंग आ चुका है। डोजान उसका हाथ कसकर पकड़ता है और वार्निंग देता है, मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश मत कर वरना बुरा होगा। ये बात सुनकर उस बंदे की रूह कांप जाती है। दो और एजेंट्स अपने मैजिक इन्फ्यूज्ड बटॉन्स निकालते हैं। ये ग्रेड 4 स्टाफ्स होते हैं जो एक ऑर्क को गिरा सकते हैं, लेकिन हमारे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए वो काफी नहीं है। वो बंदा जो उसका हाथ पकड़े खड़ा था अब बिल्कुल बेबस दिख रहा है। डोजान उसका हाथ मरोड़ता है इतनी फोर्स से कि वो सीधा रोने जैसा मुंह बना लेता है। फिर वो आखिरी वार्निंग देता है, अगर तुम्हें अपनी थोड़ी सी भी इज्जत बचानी है तो निकल लो। लेकिन ड्यूटी बाउंड एजेंट्स अब पीछे नहीं हटते, उन्हें फाइट करनी ही है। एजेंट्स अपने मैजिक स्टाफ से डोजन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं होता। तभी डोजन एक को जोरदार पंच मारता है, सीधा उसकी बैक पर, फिर दूसरे को पेट में घुसा दे मारता है। अब बचे हैं बस वो ग्लासेस वाला बंदा जो आखिर तक खड़ा है। आखिरी बंदे को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो टेंस हो जाता है। डोजन हवा में घुलता है जैसे वैनिश हो गया हो और वो बंदा पैनिक कर जाता है। लिटरली किसी को गायब होते देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर अचानक एक जबरदस्त पंच उसके पेट में पड़ता है जिससे वो पीछे स्टैगर कर जाता है। अब डोजान इन एजेंट्स और उनके बेहुदा रूल्स से परेशान हो गया है। आखिरकार वो सोचने लगता है कि शायद उसे हीरो के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर हो जाना चाहिए। एजेंट उसे समझाता है कि जब तक वो इलीगल काम नहीं करेगा तब तक कोई उसे चेज नहीं करेगा। लेकिन तभी डोजान एक अजीब सवाल पूछता है, रिफ्ट क्या होता है? ये सुनकर एजेंट थोड़ा हिल जाता है क्योंकि ये बात आम लोग नहीं पूछते। इस दुनिया का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दुनिया भर में कुछ मिस्टीरियस पैसेजेस हैं जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जहां अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन पैसेजेस से निकले हुए जेम स्टोन्स एक नई तरह की एनर्जी सोर्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट इन पैसेजेस को पूरी तरह कंट्रोल करती है और जो पैसेजेस ऑफिशियली अलाउ किए गए हैं उन्हें गेट्स कहा जाता है। वहीं जो अनकंट्रोल्ड और सील्ड नहीं है उन्हें रिफ्ट्स कहते हैं। डोजन को अब ये बहुत अनोइंग लगने लगा है कि वो जिस भी गेट से गुजरता है उसे ट्रेसपासर समझ लिया जाता है। एजेंट समझाता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा बिना परमिशन गेट में घुसता है तो कंट्रोल सेंटर को सिग्नल चला जाता है और बी रैंक या उससे ऊपर के एजेंट्स भेज दिए जाते हैं। अब जब डोजन ने रिफ्ट में घुसने की बात की तो एजेंट उसे सख्त वार्निंग देता है कि रिफ्ट में अनऑथराइज्ड एंट्री सीधे पनिशमेंट दिला सकती है। नो वार्निंग, नो नेगोशिएशन। मगर डोजान अब किसी भी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उस एजेंट को सीधे उसके चेहरे से पकड़ता है और ऐसे फेंकता है जैसे कोई पुराना रैग हो। अब वो एजेंट अंदर से रिग्रेट फील कर रहा है कि काश उसने हेडक्वार्टर्स को पहले ही कॉल कर लिया होता, क्योंकि ये सीन अब उसके पे ग्रेड से बाहर जा चुका है। डोजान जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर उसे देखता है और सोचता है कि यह बंदा कितना पैथेटिक है। उस एजेंट का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और वो अब चिल्ला चिल्ला कर उसे पकड़ने की धमकी दे रहा है। सीन शिफ्ट होता है सोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो अब हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गेट से मिली सारी चीजों की बाइंग और सेलिंग होती है।
आजकल ये जगह बहुत ज्यादा बिजी है। डोजन वहां के एक स्टोर में घुसता है जहां जेम स्टोन्स का कारोबार होता है। अंदर एक जेन जी टाइप लड़का रील्स स्क्रॉल करता मिल जाता है। जैसे ही डोजान उसे स्टोन्स बेचने की बात करता है, वो स्मार्ट शॉपकीपर तुरंत अपनी दुकान की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। बोलता है कि उनकी ब्रांच पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट देती है। डोजन अपने सारे मॉन्स्टर ब्लड से सने लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स काउंटर पर रख देता है, जिससे स्टोर ओनर की शक्ल बिगड़ जाती है, जैसे उसे किसी ने चुपके से धो दिया हो। फिर भी वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करता और ट्रांजैक्शन प्रोसेस में लग जाता है। वो डोजन से पूछता है क्या उसे कॉफी चाहिए और फिर साफ सफाई करते हुए ब्लड हटाता है। थोड़ी देर बाद वो पूरे स्टोन्स की वैल्यू कैलकुलेट करता है। 12 लो ग्रेड, 16 मीडियम ग्रेड और कुछ अपर लोअर ग्रेड स्टोन्स मिलाकर टोटल बनता है लगभग 5.5 मिलियन वन, वो भी 40% कमीशन डिडक्ट करने के बाद। डोजन को ये बात हजम नहीं होती। उसने सारी मेहनत की, जान खतरे में डाली और ये बंदा आराम से 40% काट रहा है। शॉप ओनर गर्व से कहता है कि वो ऑलरेडी जेनरस है क्योंकि बाकी शॉप्स 45% या उससे ज्यादा लेते हैं। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि कहता है अगर प्राइस पसंद नहीं तो स्टोन्स वापस ले लो। डोजन को उसकी बातों में कोई दम नहीं लगता और वो अपने सारे स्टोन्स वापस बैग में भरने लगता है। अब दुकानदार पैनिक करता है और उसका हाथ पकड़कर डिमांड करता है अप्रेजल फी 30,000 वन, कॉफी का चार्ज 10,000 वन और उसका लग्जरी टॉवल जो ब्लड से रुइन हो गया उसका भी पैसा दो। कुल मिलाकर वो डोजन से 350,000 वन मांगता है, लेकिन डोजन साफ कर देता है कि वो इस अनरीजनेबल डिमांड के आगे झुकने वाला नहीं है। जब कोई बात नहीं बनी तो वो हरामी सीधा स्ट्रीट ठग वाली टैक्टिक्स पर उतर आता है। वो डोजान को धमकी देता है कि उसके पास सी क्लास हीरोज हैं जो उसके गार्ड हैं। तभी वो भारी भरकम बंदे पीछे के दरवाजे से घुसते हैं और पूछते हैं कि किसे सबक सिखाना है। डोजान बस एक तीखी नजर फेंकता है उस हरामी पर और बदले में वो भी वैसी ही इंटेंसिटी से देखता है। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है उस शॉप ओनर की कांपती हुई, पसीने से भीगी शक्ल पर, जो खुद को हीरो समझ रहा था। लेकिन जब डोजान ने उसके 3 पिग्स को बिना पसीना बहाए गिरा दिया, तब उसे असली मेन कैरेक्टर कौन है पता चल गया। इसके बाद डोजान कामली काउंटर की तरफ जाता है और बिना किसी बहस के कमीशन सिर्फ 1% तय करवा लेता है। अब कोई भी उस स्टेयर से लड़ नहीं सकता जो सीधा आत्मा तक घुस जाए। डोजान आराम से बाहर निकलता है, हाथ में नोटों का मोटा बंडल लिए जो उसने अपने पसीने या यूं कहो कि मुक्कों से कमाया है। घर पहुंचते ही उसकी दादी और छोटी बहन दोनों पैसों की ढेर देखकर दंग रह जाती है। दादी पा को तो शक होता है कि ये सब नकली पैसे हैं। डोजान झट से बोलता है कि उसने एक दोस्त को पैसे उधार दिए थे जिसने अब एक बिजनेस शुरू किया और वो जबरदस्त चल पड़ा। दादी को यकीन नहीं होता कि उसका पोता किसी का चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करती। वहीं उसकी बहन तो खुश होकर उछलने लगती है जैसे अब वो अमीर हो गई हो। उसकी प्यारी बहन की खुशी देखकर डोजान को एहसास होता है कि वो वाकई प्रोग्रेस कर रहा है। उसे याद आता है उस लड़के की आखिरी ख्वाहिश जिसके शरीर में अब वो जी रहा है। उसका आखिरी सपना था कि उसकी दादी और हाफ सिस्टर यूनयोंग एक सेफ और खुशहाल जिंदगी जिए। उस लड़के की आत्मा गायब हो चुकी थी और डोजन को मौका भी नहीं मिला था कुछ कहने का। जब उसने होश संभाला तब तक वो एसईओ डोजन बन चुका था। अब उसका मिशन साफ है, इस छोटी फैमिली को सिक्योर और खुश रखना। इसके लिए वो कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत है 110 बिलियन वॉन। पैसे कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बस उसे अपनी ओरिजिनल ताकत वापस पानी है। ये दुनिया काफी हद तक वैसी ही है जैसी उसकी पिछली डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड थी, बस यहाँ के मॉन्स्टर्स, गेट्स और रिफ्ट्स थोड़े कमजोर हैं। डोजन जो पिछले जन्म में सोर्ड गॉड था, इस जगह को सिर्फ एक सैंडबॉक्स समझता है। अभी तक तो वो अपनी असली ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और एक विजिटर खुद को डोजन से मिलने आया बताता है। डोजन दरवाजा खोलता है तो सामने 2 गुंडे खड़े हैं। वो लोग 48 मिलियन वॉन का पुराना कर्ज वसूलने आए हैं। डोजन को समझ आ जाता है कि ये जरूर वो लोन शार्क्स हैं जिनसे असली एसईओ डोजन ने अपनी दादी के हॉस्पिटल बिल्स के लिए 5 मिलियन वॉन उधार लिए थे। अब ये लोग क्रेजी इंटरेस्ट जोड़कर 10 गुना अमाउंट मांग रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि डोजन इन दिनों गेट्स से पैसे कमा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पैसा वसूलने आए हैं। लेकिन इन दोनों को रिपेमेंट में मिलती है एक जॉ क्रशिंग पंच सीधा बड़े ठग के मुंह पर। वो उड़कर दीवार से टकरा जाता है और उसका साथी बस खड़ा देखता रह जाता है। डोजन उसे गुस्से से घूर कर याद दिलाता है कि उसने पहले ही 9 मिलियन चुका दिए है। सीधी बात, अब अगर हिसाब लगाओ तो ये लोग डोजान को इंटरेस्ट दें। फिर वो एक और पंच मारता है, इतना जोर से कि दूसरा ठग रोने लगता है। डोजान उसे कहता है कि जाकर अपने बॉस से बोल देना डोजान खुद मिलने आ रहा है। इसके बाद सीन कट होता है एक शॉपिंग मॉल की तरफ जो लोगों से भरा हुआ है। वहां डोजान अपनी बहन ओनियोंग को एक टेडी बेयर स्टोर में ले आया है। आज वो उसे जो चाहे दिलाने वाला है।
वैसे तो दोजान पहले इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं था, लेकिन ओरिजिनल सीईओ दोजान की यादों ने उसके दिल को इंसानियत से भर दिया है। उसे देखकर खुशी होती है कि उसने अपने अंदर की इमोशंस वापस पाई हैं। पन्योंग उसकी हाफ सिस्टर जरूर है, लेकिन वो अब उसे दिल से अपना मानता है। वो बच्ची आखिरकार एक प्यारा बनी टॉय चुनती है, छोटा और फ्लफी सा। दोजान उसकी मासूम खुशी देखकर ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बच्ची को कभी दुख नहीं देगा। उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक मिशन है, इस नन्ही सी फैमिली को दुनिया के हर खतरे से बचाना। वो लड़की बड़ी मॉडेस्टी से एक छोटा सा स्टफ टॉय उठाती है ताकि ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट ना लगे, लेकिन दोजान उसके लिए एक बड़ा सा टेडी चुन लेता है। उसे नहीं चाहिए कि वो किसी चीज में पीछे रहे। आखिर आज उसका दिन है, वो जो चाहे बिना पैसे की टेंशन के ले सकती है। फिर दोनों बढ़िया खाना एंजॉय करते हैं। जैसे ही वो अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं, एक अजनबी आवाज दोजान का नाम लेती है। एक मिडिल एज्ड औरत जिसके पीछे बॉडीगार्ड्स हैं अचानक सामने आ जाती है। ये चबी मिल और कुछ नहीं, बस एक और हेटर लगती है जो दोजन की बुराई करने आई है। पहले वो दोजन के ड्रेसिंग सेंस पर ताना मारती है, फिर उसकी बगल में बैठी लड़की पर सवाल उठाती है। बोल्ड होकर बोलती है कि जरूर किसी को प्रेग्नेंट कर दिया होगा और ये लड़की उसी की वजह से है, वैसे ही जैसे उसकी मां ने उसे दुनिया में लाया था। अब ये शार्प कमेंट सुनकर दोजन अंदर से बॉयल कर रहा है, लेकिन वो लड़की ली यूनयोंग कुछ समझ नहीं पा रही कि ये औरत है कौन और ऐसा बोल क्यों रही है। तभी वो मिल लड़की से उसका नाम पूछती है। लड़की सॉफ्टली जवाब देती है, ली यूनयोंग। और जैसे ही सुनती है कि वो दोजन की बहन है, इस औरत की शक्ल बदल जाती है, लेकिन आदत से मजबूर वो लड़की की ड्रेसिंग पर भी ताना मार देती है। कहती है, तिश, कितनी मैस है ये। और तो और उसकी मरी हुई मां को भी नहीं छोड़ती। दोजन का गुस्सा अब लिमिट पर है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर वो माइल भी चौंक जाती है। इतनी प्रवोक करने पर भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये औरत कहाँ मानने वाली थी। एक स्टेप और आगे जाती है। वो एक चाइल्ड से पूछती है, बता हालत का मतलब क्या होता है। बस अब दोजान का पेशेंस टूट जाता है। वो झल्ला कर बोल देता है, तू एक अगली औरत है जो किसी और ट्राइब की लगती है। अब ये सुनकर वो औरत आंखें फाड़ कर उसे देखती रह जाती है, लिटरली माइंड ब्लैंक। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। दोजान एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और बचपन में बहुत गरीबी में रहा। जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसकी मां गुजर गई। किसी तरह वो अपने बाप के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। जब उसके बाप की शादी एक नई औरत से हुई और उनका लेजिटिमेट बेटा हुआ, तो दोजान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और उसने अपनी दादी के घर अपने हाफ सिबलिंग के साथ रहना शुरू किया। अब जब वो पीछे देखता है तो उसे पुराने दोजन पर तरस आता है, जो सब कुछ सहकर भी हंसता रहता था, जैसे सब ठीक हो। लेकिन अब वो सब कुछ बदलना चाहता है। टर्न्स आउट ये औरत उसकी स्टेप सिस्टर है, इसलिए वो खुद को रोक रहा था। लेकिन अब और नहीं। वो याद करता है कैसे एक ही छत के नीचे उसने इस औरत को झेला था। आज भी वो उतनी ही डिस्गस्टिंग और ऑर्क जैसी लगती है, न सिर्फ दिखने में बल्कि सोच में भी, और ऊपर से इतनी डम कि बस मत पूछो। दोजान अब उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। बोलता है कि वो बस एक जेलस रैक है जिसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा है, इसलिए दूसरों को अगली बोलती है ताकि खुद को बेहतर फील करा सके। लेकिन सच ये है कि वो बस एक गोल्ड डिगर है जिसे दूसरों की लाइफ से ऑब्सेशन है। औरत गुस्से में लिटरली फटने वाली है, तभी दोजन की स्टेप मॉम वहां आ जाती है। अपनी मां को देखकर वो औरत उसके पास दौड़ती है, एकदम वाइनी टोन में शिकायत करती है कि दोजन ने उसे वर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसकी मां उसे एक कोल्ड ग्लेयर देती है और चुप करा देती है। नॉट गonna lie, ब्रो की स्टेप मॉम स्ट्रेट अप क्वीन लगती है। पहले तो लगा कि यही अगली माइल उसकी स्टेप मॉम होगी, लेकिन असली स्टेप मॉम तो क्लास ही निकली। वो दोजन की तरफ देखती है और बड़े ही ग्रेस के साथ उसे ग्रीट करती है। अब उस स्टाइलिश स्टेप मॉम की बारी है। वो पूरे ग्रेस के साथ दोजन से बात करती है, उसे घर आने का इनवाइट देती है, चलो थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं। लेकिन दोजन जानता है कि ये सारी मुस्कानें फेक हैं। यही औरत तो थी जिसने 12 सालों तक उसके जीवन को दुखों से भर दिया। जैसे जैसे वो पुरानी बातें दोहराती है, दोजन के अंदर का PTSD ट्रिगर होने लगता है और उसकी आंखों की सीरियसनेस इंस्टेंटली बदल जाती है। फिर वो एक ठंडे लहजे में उससे कहता है, चल निकल यहाँ से। इस एक लाइन से उस औरत की डिग्निटी को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके ईगो को चीर कर रख दिया हो। वो चुपचाप घूमकर चली जाती है, जैसे आखिरी बची हुई इज्जत समेट रही हो। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का जो कभी एक थप्पड़ पर चुप हो जाता था, आज ऐसा जवाब देगा।
उसकी बेटी और बॉडीगार्ड्स भी पीछे पीछे निकल जाते हैं। गार्ड्स तो पूरी सीन में सिर्फ शो पीस बने रहे। डोजान भी अब उनियोंग के साथ उस जगह से निकलने का फैसला करता है। उसका रिएक्शन इंटेंशनल था। वो अपने स्टेप फैमिली को एक मैसेज देना चाहता था। अब वो पुराने वाला सियो डोजान नहीं है। अब जो उनके सामने खड़ा है वो एक नया इंसान है जो किसी से डरता नहीं। सीन कट होता है एक मर्सिडीज पर जो रोड पर तेजी से दौड़ रही है। अंदर बैठी हैं वो दोनों औरतें, ट्रैश मॉम और उसकी डॉटर। बेटी अपनी माँ पर भड़कती है कि उसने डोजान को उसकी जगह क्यों नहीं दिखाई, उल्टा वहां से भाग आई। लेकिन माँ का गुस्सा तो कुछ और ही लेवल पर है। वो अपने बोर्ड मैनेजर से पूछती है कि डोजान अब तक जिंदा कैसे है, जब साफ साफ इंस्ट्रक्शंस थी कि साफ साफ काम होना चाहिए। बॉल्डी घबरा कर कहता है कि रिपोर्ट्स भी यही कहती थी कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो दोबारा सब चेक करेगा और इस बार काम पूरा कराएगा। वहीं दूसरी तरफ बेटी को तो अब जाकर समझ आ रहा है कि उसकी शेरी माँ असल में क्या खेल खेल रही थी। किलिंग और डाइंग जैसे वर्ड्स सुनकर वो थरथराने लगती है। माँ उससे पूछती है, कहीं तुझे डोजान से फीलिंग्स तो नहीं? सवाल सुनकर वो पिगी गर्ल पूरी तरह से ऑफ गार्ड हो जाती है। उसके चीक्स ब्लश कर जाते हैं, लेकिन असल में वो इसलिए डर रही है क्योंकि अगर ग्रैंडपा या डैड को कुछ पता चला तो उनके लिए भारी मुसीबत हो जाएगी। माँ उसकी बात का जवाब एक टाइट ग्रिप से देती है। उसका मुंह पकड़कर कहती है, स्टे द हेल आउट ऑफ माय बिजनेस। उसकी माँ पूरी तरह तय कर चुकी है कि डोजान को जिंदा नहीं छोड़ना। जो इंसल्ट उसने झेली है उसका बेस्ट रिवेंज यही होगा। फिर कहानी कट होती है एक फ्लैशबैक की तरफ। करीब 1 दशक पहले दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई थी जब पहली बार रिफ्ट्स की अपीयरेंस हुई। इन टेरिफाइंग पोर्टल से ऐसे मॉन्स्टर्स निकले जिनका मकसद था ह्यूमंस का कत्ल। ये तबाही रुकी नहीं, सिटीज जलने लगी और केओस फैल गया। लेकिन जैसे डार्कनेस आई वैसे ही लाइट भी आई, हीरोज के रूप में। उन्हीं की वजह से पहली बार माना स्टोन्स भी खोजे गए मॉन्स्टर्स की लाशों से। अब वापस वर्तमान में डोजान एक जगह की ओर बढ़ रहा है, सोचते हुए कि कैसे मैना स्टोन्स ने दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी ही बदल दी। अब हर कंट्री रिफ्ट गेट्स को कंट्रोल करना चाहती है ताकि ज्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सके। आज का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी सिस्टम पर टिका हुआ है, इसलिए हीरोज की डिमांड स्काई हाई है और एक प्रॉपर हीरो ही लगातार हाई सैलरी पा सकता है। अब डोजान अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, योंगजोंग OHCS कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, नाम लंबा है बट देयर इज अ रीजन ही इज हियर। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वहां का बॉस और उसके चमचे बिल्कुल टिपिकल गूंस लगते हैं जो सिर्फ अगली फेस से डराना चाहते हैं। लेकिन डोजान पूरा चिल्ड आउट मोड में है। बॉस अपनी सिगरेट बुझाता है और सार्कास्टिकली कहता है, बड़ी हिम्मत है तेरी, हमारे लोगों की ऐसी हालत कर दी और फिर खुद हमारे दरवाजे पर चला आया। लेकिन हमारे बंदे के चेहरे पर जरा भी डर नहीं है। असल में डोजान को किसी की परवाह नहीं है। ये बात खुलकर सामने आती है। वो बड़े स्मार्ट तरीके से बॉस को बताता है कि असल में खुद डोजान ही नुकसान में है। ये बात बॉस को बिल्कुल समझ नहीं आती तो वो क्लैरिफिकेशन मांगता है। डोजान बताता है कि वो यहाँ आया है अपनी कॉम्पनसेशन लेने, क्योंकि इन क्लाउन्स की वजह से उसे मेंटल, फिजिकल और मटेरियल लॉसेस झेलने पड़े हैं। बॉस ने पहली बार देखा कि ये लड़का अब पहले जैसा सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहा। उसकी पर्सनैलिटी में कोई बड़ा बदलाव आया है। उसने जो लाकी भेजा था उसे वही लड़का पस्त कर चुका है। बॉस को शक है कि डोजान ने गेट के अंदर कोई अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया होगा। फिर भी वो एरोगेंट होकर कहता है कि ये न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस उसका डाउनफॉल बनेगा। हिपोक्रेट बॉस डोजान को ओवर कॉन्फिडेंट कहता है और अपनी कुछ ग्रम्पी लड़कों को भी बुला लेता है उसे डराने के लिए। लेकिन डोजान जो स्वॉर्ड गॉड का एक्सपीरियंस रखता है, उनके लिए ये लड़के सिर्फ कीड़े ही हैं। बॉस की बात पूरी तरह बकवास लगती है। उसका कहना है कि अवेकन्ड लोग भी आखिर में लो क्लास हीरोज की तरह मर जाते हैं। मजेदार बात यह है कि बॉस सोचता है डोजान B क्लास हीरो से ऊपर नहीं है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन आसानी से उसे हरा सकती है। दूसरी ओर डोजान बैकग्राउंड में सोफे पर आराम से बैठा है जबकि 5 लोग उसे घूर रहे हैं। वो बिना किसी अम्यूजमेंट के बॉस को कहता है कि वापस बैठ जाए। बॉस हैरान रह जाता है कि डोजान उसी सीरियस टोन में बात कर रहा है। तभी एक लड़का प्रोवोक्ड होकर डोजान को चैलेंज देता है। डोजान अपनी ग्लासेस उतारता है और कंफ्यूजन बढ़ाता है। फिर एकदम माइक टाइसन के पंच जैसा एक रॉकेट पंच उस लड़के के चेहरे पर लगाता है। लड़का हवा में उड़ जाता है। उसके दोस्त शॉक में रह जाते हैं। लेकिन ये सब नहीं, डोजान बाकी लड़कों को भी नॉक डाउन कर देता है। ये फाइट लड़ते हुए भी वो बॉस की शेरी मनी लेंडिंग बिजनेस की बात करता रहता है। उसने ऑरेंज हेयर्ड पंक पर भी एक पंच मारा जो नकली आईडी बिजनेस चलाता है। डोजान कहता है कि उसे एक ऑफिशियल हीरो आइडेंटिटी चाहिए ताकि वो लीगल तरीके से पैसे कमा सके। आखिरी लड़के के अटैक से बचते हुए डोजान ट्रिपल पंच से उसे भी नीचे गिरा देता है और पूरा ग्रुप उसकी स्पेशल स्लीपिंग रूटीन में सो जाता है जो 100% काम करती है। डोजान अपनी डिमांड्स बताता है। उसे एक फुल प्रूफ आइडेंटिटी चाहिए जो बाद में किसी तरह की समस्या न बनाए।
बॉस चौंक जाता है कि ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया। कुछ लड़कों ने लड़ाई में इंटरफियर नहीं किया, जो उनकी वीकनेस बताता है। बॉस सोच में पड़ जाता है कि डोजन बी क्लास हीरो हो सकता है। उसे याद दिलाना पड़ता है कि फोकस करे। अंत में बॉस ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। डोजन पोलाइटली बॉस का शोल्डर पकड़ता है और इंटिमिडेटिंग लुक देता है। वो जानना चाहता है कि क्या होंग हीजो, उसकी स्टेप मॉम, ने उस पर हिट ऑर्डर दिया है। बॉस स्पीचलेस हो जाता है। डोजन इतनी जोर से पकड़ता है कि बॉस दर्द से चिल्लाता है। उसकी लड़के भी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाते। फिर बॉस बताता है कि उसकी स्टेप मॉम की साजिश क्या थी। वो डोजन के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर उसे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में डालना चाहती थी ताकि वो सुसाइड करे। सच में ये एक ईवल प्लान था, खासकर अपने ही बेटे के खिलाफ। डोजन ये सब सुनता है। थोड़ी देर उसकी दया आती है और वो बॉस को छोड़ देता है। सोचने वाली बात ये है, क्या ये भी एक रीजन था कि उसे उस गेट के अंदर बंद कर दिया गया? और अब बॉस, हाँ वही डेडली दिखने वाला बंदा, एकदम इनोसेंट सा बन जाता है, जैसे उसका तो कोई लेना देना ही नहीं इस पूरे सीन से। वो तो ये तक बोल देता है कि भाई अगर तू मर जाता गेट के अंदर तो मुझे तो पैसे भी नहीं मिलते तेरी एग्जीक्यूशन के। और वहीं से दिमाग की लाइट जलती है डोजन की। अब लग रहा है कि शायद बॉस सच में झूठ नहीं बोल रहा। डोजन वहीं खड़ा खड़ा बोलता है, काम चोलबू, और ये वही नाम है उस बंदे का जिसने उसे पहली बार इस गेट में घुसवाया था। अब भाई का टारगेट क्लियर है। कल तक उस बंदे की पूरी हिस्ट्री भूगोल टेबल पे चाहिए। 2 डिमांड्स क्लियर करने के बाद डोजन एकदम शांत तरीके से वहां से निकल जाता है। और एंट्री के टाइम जो इंटेंस वाइब थी, एग्जिट के वक्त पूरा रूम चिल्ड हो जाता है। अब फिर से वही ओल्ड मूड। भाई डीप थॉट में चला गया। द रियल सीओ डोजन सिर्फ एक चीज चाहता था, अपनी छोटी बहन और दादी को हर हालत में सेफ रखना। बाकी सब चीजें बस एक्स्ट्रा दर्द देती थी। और उसी दर्द की एक नई परत अभी जुड़ी है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब स्वॉर्ड गॉड तैयार है सब कुछ रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट डे, बूम, हमारा बंदा ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है। और गेस व्हाट, उसे मिलती है बी रैंक, जो कि सरप्राइजिंगली काफी सॉलिड है। वरना बाकी स्टोरीज में तो हीरो को एफ रैंक देकर सिंपैथी बिल्ड की जाती है, लेकिन यहाँ नो ड्रामा, स्ट्रेट पावर। जैसे ही वो कार्ड मशीन पर टैप करता है, सिस्टम उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर देता है। लेकिन तभी एक चीकी सी वार्निंग मिलती है, हाई तेरी रैंक उस क्वेस्ट के लिए काफी लो है जो तू करने जा रहा है। अब डोजन थोड़ी इरिटेशन में है। सोचता है उस बंदे से थोड़ा और लड़ाई कर लेता तो शायद ए रैंक दे देता, पर अब तो भाई ने ठान लिया है। सिस्टम कितना भी बोले डोंट एंटर, इट्स डेंजरस, उसके डिक्शनरी में डर नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। और डोजन सीधा निकल पड़ता है नाइट आइलैंड गेट की तरफ। अब जरा गेट की बात कर लेते हैं। टेक्निकली तो ये एक बी रैंक गेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बी रैंक हंटर इसमें सरवाइव कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमेशा गेट से एक लेवल हायर हंटर को भेजा जाना चाहिए। प्लस इसका लेआउट भी बी रैंक टाइप है, मतलब फैलाव बहुत है, सोलो हंटिंग मुश्किल हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज, गेट टनल्स की शेप में है, मतलब थोड़ी सी टैक्टिकल पोजीशनिंग से सोलो में भी काम चल सकता है। रिकमेंडेड तो ए रैंक हीरोज होते हैं, बट अगेन डोजन इज डोजन, रिस्क और फियर उसके लिए बस 2 जोक्स हैं। अब शुरू होती है असली एक्शन सीन। उसके सामने आता है उसका पहला ओपोनेंट, एक जायंट सर्पेंट जिसकी बॉडी से पर्पल केओस वाली ऑरा निकल रही है। नॉर्मल बंदे तो इसे देखकर डर के मारे फ्रीज हो जाए, लेकिन डोजन भाई तो उसे देखकर स्माइल कर देता है। उसके लिए ये लकी साइन है। अब ग्लव्स टाइट करता है और बैटल शुरू। और सर्पेंट अकेला नहीं आया, उसके साथ है उसका पूरा गैंग, जिनकी जीप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एलियन मूवी का सीक्वल शूट हो रहा हो। लेकिन हमारे भाई को इससे क्या, एक के बाद एक मॉन्स्टर पे सच ब्रूटल अटैक्स करता है कि वो अपनी माना स्टोन्स तक छोड़ जाते हैं। लिटरली लगता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। अब बात करें इन मॉन्स्टर्स की। ब्लैक किलिंग वाइपर, जिनका हाईलाइट है हाइपर एक्टिव पैरालिसिस पॉइजन। जरा सा भी टच किया तो हंटर सीधा ग्राउंड पर। लेकिन डोजन क्या करता है, बुलेट स्पीड में लॉन्च होता है और सर्पेंट को ऐसे काटता है जैसे कोई टोमेटो हो। ब्लड स्प्लैश, फुल डिस्ट्रक्शन, और बस कुछ ही सेकंड में मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में। अब ग्लव्स चेक करता है, 300,001 में खरीदे थे और पॉइजन को रेजिस्ट भी कर रहे हैं, वर्थ इट। अब बचे हैं 4 और सर्पेंट्स, भाई उनका भी वही हाल करता है। फुल स्पीड स्ट्राइक्स, सिर के आर पार और ब्लड एवरीवेयर। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये कि इतने सारे मॉन्स्टर्स के बाद भी नो माना स्टोन ड्रॉप्स। और फिर उसे याद आता है कि इस दुनिया की रूल्स के हिसाब से इनका ड्रॉप रेट सिर्फ 3% है। तो भाई को हंड्रेड्स मारने पड़ेंगे एक अच्छे लूट के लिए। चलते चलते उसे एक और बला मिलती है, मिस्टर बोनहेड। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बॉस है। वेल, डोजन पूछ भी लेता है, तो बॉस है क्या? ऑब्वियसली सर्पेंट कोई जवाब नहीं देता। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि अब डोजन को कम से कम पता है कि वो रास्ता नहीं भूलेगा। वो फुल चार्ज करता है। प्लान यही है कि जल्दी से मार के घर चला जाए। लेकिन रियलिटी चेक तभी मिलता है जब उसकी पहली ब्रूट स्ट्राइक का कोई असर ही नहीं होता। बॉस को बस हल्का सा टैटू मिलता है सिर पे। और बॉस क्या करता है, अपनी टेल से भाई को उठा के दीवार पे दे मारता है।
डोजान गिरता है, थोड़ा शेकन, थोड़ा कंफ्यूज्ड। बॉस ने दिखा दिया कि उसका लेवल अलग है। अब बॉस अपने पॉइजनस फैंग्स से अटैक करता है, लेकिन डोजान डॉज करता है और उसी मोमेंटम में वापस एक सॉलिड पंच मारता है, जिससे बॉस के शेल पर क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन एक बात अब क्लियर हो गई, इसका एक्सटीरियर बहुत ज्यादा टफ है। डोजान को लगने लगता है कि शायद स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और तभी उसकी नजर पड़ती है एक पुरानी सोर्ड पर, वो जो शायद किसी वॉरियर की थी जो इसी बॉस से लड़ते हुए मरा था। अब सीन पलटता है, अब समझ आता है इसे सोर्ड गॉड यूं ही नहीं कहते। ब्लेड पुरानी थी, हालत खराब, बट हमारे भाई ने उसे उठा लिया क्योंकि उसके हिसाब से तलवार की वैल्यू उसके वॉरियर से होती है। अब सोर्ड हाथ में लेकर वो सामने खड़े उस बीस्ट को चैलेंज करता है। बीस्ट उसे फिर से तेजी से मारने आता है, पर डोजन एयर में जंप करता है और प्राउडली कहता है, तू लकी है, आज मैं तेरे खिलाफ फुल पावर में सोर्ड यूज कर रहा हूँ। भले ही सोर्ड टूटी फूटी थी, बट वो इतनी फास्ट और फ्लैशी कट्स मारता है कि सर्पेंट की बॉडी लिटरली एविसरेट हो जाती है। फाइट तो सीरियस थी, बट उसका एंड एकदम फनी। बीस्ट मर चुका है और सोर्ड वो तो हाथ में धूल बनकर उड़ जाती है। फाइट के बाद भी भाई का दिमाग चालू है। वो बॉस के फैन को निकाल लेता है और सोचता है इससे तो एक किलर शॉर्ट सोर्ड बन सकती है, और उसी को अपनी रिवॉर्ड मानकर गेट से बाहर निकल जाता है। गेट के बाहर अब नाइट हो चुकी है, स्काई फुल ऑफ स्टार्स। टाइम लगा ज्यादा, लेकिन वर्थ इट था। और अब जो फीलिंग आती है वो ये कि भाई को अपनी पावर वापस लानी ही है, नो मैटर व्हाट। और एक छोटा सा सुकून भी है, उसके पुराने दोस्त उसे इस कमजोर हालत में नहीं देख पाए, क्योंकि दैट वुड हैव बीन सुपर एम्बैरेसिंग। शिकार से लौटकर वो सीधे मैजिक स्टोन्स की अप्रेजल और सेल के लिए जाता है। उससे पहले एक और हीरो अपने जमा किए गए स्टोन्स लेकर वहां आता है। चीप एस रिसेप्शनिस्ट उसे बांड एक्शन जैसा ट्रीट करता है और कहता है कि कमीशन रेट वही 40% रहेगा। इतना इनोसेंट बंदा भी उस हाई रेट के पीछे की मेहनत को फील कर सकता है। वो खुलेआम अपने कंसर्न बताता है और खुद को एक नॉर्मल आदमी कहता है। रिसेप्शनिस्ट, जैसे उसने पहले डोजन के साथ किया था, समझाता है कि उनका रेट सभी अप्रेजल ट्रेड्स में लोएस्ट है। गेट सेंटर में 5% है, लेकिन वो टैक्स के बिना है। उस स्लीजी अप्रेजर की नजर में ये हीरोज के लिए एक बढ़िया डील है, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। हीरो को पैसे दे दिए जाते हैं और वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करता, बस रिसेप्शनिस्ट के घायल चेहरे के बारे में कंसर्न जताता है। मजे की बात यह है कि ये बंदा अभी भी वही पुरानी स्क्रिप्ट रिपीट कर रहा है, इवन आफ्टर गेटिंग हिज फेस बैश्ड। प्रो कैजुअली कहता है कि पहले एक साइकोपैथ ने उसके गार्ड्स को उड़ा दिया और फिर उसे ये हाल दिया। हीरो को लगता है कि गलती रिसेप्शनिस्ट की है, जो सी रैंक वाले लो लेवल गार्ड्स वहां रखता है। आखिरकार उनके वर्ल्ड में सिर्फ रैंक ही मैटर नहीं करती, स्किल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रैंक तो बस एक सुपरफिशियल सिस्टम है जो एबिलिटीज का सही स्केल नहीं दिखाता। हीरो वाइजली पॉइंट करता है कि एक ही रैंक के लोग स्किल और पावर में काफी डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए उन्हें एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऊपर से एक लाउजी गार्ड जो दिन भर दुकान पर बैठा रहता है और एक हीरो जो जान पर खेलकर बीस्ट से लड़ता है, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती, भले ही वो बंदा सही बातें कह रहा हो। रिसेप्शनिस्ट चाहता है कि वो बंद करे और निकल ले। हीरो जाते जाते ऑफर करता है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो हेल्प करेगा। जैसे ही वो निकलता है, हमारा बॉय बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहां से गुजरता है। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट फ्रीक आउट कर जाता है और चिल्लाता है कि यही वो साइकोपैथ है जिसने उसका हाल किया था। हीरो मुड़कर दोनों को देखता है और इम्प्रेस होता है। वो डोजान की लीन फिजिक और काल्म वाइब नोट करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यही बंदा गार्ड्स की पिटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो फाइट के लिए गियर अप होने लगता है। मुझे इस हीरो की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वो छोटी छोटी बातों से ऑफेंड नहीं होता। उसे जेन्युइनली लगता है कि डोजन अपनी पावर्स का मिसयूज कर सिविलियन लाइफ में लोगों को बुली कर रहा है। बेशक उसे पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स देखना इंटरेस्टिंग है। रिसेप्शनिस्ट ये सब एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये हीरो 7 साल का वेटरन है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो डोजन का नाम देकर अपने कनेक्शन से उसे फंसा सकता है, लेकिन डोजन को इस सब की परवाह नहीं। वो सिंपली उसे कहता है बूमर पिस ऑफ। इससे हीरो प्रोवोक हो जाता है क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि सामने वाला सच में है। डोजन पूछता है कि क्या वो बदला लेना चाहता है। ये सुनते ही वेटरन हीरो थोड़ा और प्रोवोक होता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और एक्सपीरियंस के चलते वो जानता है कि हीरोज के बीच लड़ाई हमेशा डेंजरस होती है, मॉन्स्टर फाइट से भी ज्यादा डेडली। ये सोचते ही वो चिल हो जाता है और वहां से चला जाता है, लीविंग द रिसेप्शनिस्ट स्पीचलेस। फिर डोजान उस स्लीजी अप्रेजर की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे कोई इश्यू है। जवाब का इंतजार किए बिना वो मैजिक स्टोन से भरी एक बैग उसकी तरफ फेंक देता है अप्रेजल और पेमेंट के लिए। ये सारे हाई ग्रेड स्टोन्स होते हैं जो रिसेप्शनिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये बंदा असल में है कौन। कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि टोटल अमाउंट है 150 मिलियन। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन डोजन के लिए
ये एक दिन की हंटिंग के लिए बहुत कम है। वो कैश मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट फिर कमीशन की बात छेड़ता है, जिस पर दोजन की स्केरी ग्लेयर सामने आती है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि उनका रेट सिर्फ 1% है, वो चिल हो जाता है और पैसे वाइंड अप करने को कहता है। अब रिसेप्शनिस्ट के दिमाग में कौन मारने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, लेकिन वो सिर्फ फैंटेसी तक लिमिटेड है। वो कहता है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए अपर मैनेजमेंट की अप्रूवल चाहिए। दोजन एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना कहता है कि अप्रूवल अभी लो। वो जल्दी से अपने बॉस को कॉल करता है और धीरे धीरे सारी डिटेल समझाता है, लेकिन इससे पहले कि डील पूरी हो पाती, दोजन फोन छीन लेता है और सीधे बॉस को कहता है कि जल्दी पेमेंट क्लियर करें। बॉस तैयार हो जाता है, लेकिन फोन वापस अपने एम्प्लॉय को देने को कहता है। दोजन बड़ी खुशी से फोन लौटाता है, या कहीं जानबूझकर दीवार पर स्मैश कर देता है। एम्प्लॉय तो कांपने लगता है अपने टूटे हुए डिवाइस को देखकर, और दोजन कामली इंस्ट्रक्ट करता है कि अब पैसे तैयार करो। आखिरकार रिसेप्शनिस्ट कई बैग्स में कैश तैयार करता है। एंड में वो डेवस्टेटेड फील करता है, लेकिन याद रखो, ये वही बंदा है जो रोजाना हीरोज को आधा पैसा लूटता है। ही इज अ स्कमबैग। 10 मिनट बाद बॉस खुद स्टोर में आता है, ये देखने की एम्प्लॉय फोन क्यों नहीं उठा रहा था। मजेदार ट्विस्ट ये है कि रिसेप्शनिस्ट इमीडिएट रेजिग्नेशन थ्रो कर देता है। बॉस स्मैश्ड फोन को देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। वो अपना फोन निकालता है और जुलियन को कॉल करता है अर्जेंटली बुलाने के लिए। जुलियन एक फेमस लड़की है जिसके पर्पल पिंक बाल है। पब्लिक में लोग उसे हुनुयन कहकर सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी हो, और उसका आउटफिट डोप एज हेल। वो स्टोर में एंटर करती है और रिसेप्शनिस्ट को अपनी प्रेजेंस से स्टन कर देती है। एक स्वीट स्माइल के साथ ग्रीट करती है। लोग उसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देश की चौथी S रैंक हीरो है। सिंपली अमेजिंग। कुछ रूमर्स हैं कि वो बॉस की नीस है, और फिर वो सोचने लगता है कि वो यहाँ क्यों आई है। जुलियन कंफर्म्स करती है कि वो अपने अंकल के रिक्वेस्ट पर आई है ताकि एक रेकलेस हीरो को हैंडल कर सके। सिचुएशन में इंटरेस्टेड होकर ये स्टाइलिश S रैंकर बैठती है और सारी बात सुनने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में हमारा बॉय अपनी रिप्ड बॉडी के साथ धूप में मेडिटेट कर रहा होता है। पूरा दिन हंटिंग करने के बावजूद उसे रिवॉर्ड्स में कुछ खास नहीं मिला। अब उसे अपने फ्यूचर की चिंता है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि S रैंक गेट्स अकेले क्लियर कर सके। इसके लिए उसे अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ रिगेन करनी होगी। यू हर्ड दैट राइट बॉयज, ट्रेनिंग आवर टाइम है। दोजन की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इस दुनिया में माना डेंसिटी बहुत कम है। इसका मतलब इवन विथ ऑल हिज एफर्ट्स उसे अपनी असली ताकत पाने में कम से कम 3 साल लगेंगे, और अगर हालत खराब रही तो और भी ज्यादा। ब्राइट साइड ये है कि वो बेटर इक्विपमेंट एम कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि वर्स्ट इक्विपमेंट भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में आता है, यानी पैसा बर्बाद। तभी उसे एक खतरनाक प्रेजेंस का एहसास होता है। अपनी नजर यूनियन पर फिक्स करते हुए वो लड़की को तेजी से उठाता है और सबको अंदर जाने को कहता है। घर के अंदर जाकर वो दरवाजा बंद कर देता है, जबकि उसकी ग्रैंडमा परेशान होकर पूछती है कि क्या हो रहा है। पूरा स्ट्रक्चर एक जोरदार झटके से हिलता है, जिससे ग्रैंडमा डर जाती है और सोचती है कि क्या ये भूकंप है। यूनियन भी पैनिक में है, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो सिर्फ हमारा बॉय जानता है। ये सिर्फ अर्थक्वेक नहीं है, ये कुछ और है। दोजन वायलेंट और शार्प एनर्जी को फील करता है। एक रिफ्ट खुल चुकी है और वो भी उनके घर के ठीक ऊपर। वो तुरंत इसे हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने लव्ड वंस को कहता है कि वो अंदर ही रहें, क्योंकि बाहर की दुनिया अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है। थोड़ी स्पीड से वो रिफ्ट के एंट्रेंस में कट करता हुआ जाता है, जहां आखिरी आवाज उसके ग्रैंडमा और सिस्टर की होती है, जो उसका नाम पुकार रही होती है। सीन चेंज होता है सोल हीरो एसोसिएशन में, जहां सडन रिफ्ट के मापो रीजन में आने की खबर से सभी अलर्ट हो जाते हैं। ये रिफ्ट पिछले 63 दिन बाद आया है। पता चलता है कि व्हाइट लायन गिल्ड मापो के सबसे करीब है, इसलिए मैनेजर तुरंत अपने स्टाफ को गिल्ड से कांटेक्ट करके आसपास के हीरोज को बुलाने को कहता है ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो सके। रिफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन चेक करने पर पता चलता है कि ये एक रेजिडेंशियल घर के ऊपर खुला है। ये सिचुएशन उनके लिए ट्रिकी है, क्योंकि अगर कोई सिविलियन रिफ्ट में चला गया तो उसकी मौत लगभग पक्की है, और रिफ्ट एक बार किसी के अंदर जाने के बाद और किसी को अंदर नहीं जाने देगा। अगर उस इंसान की मौत होती है तो 10 दिनों में एक बड़ी मॉन्स्टर वेव आएगी जो इलाके में कियोस और डिस्ट्रक्शन फैलाएगी। ये मॉन्स्टर वेव इतनी अनकंट्रोलेबल होगी कि सोल की सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। मैनेजर जानना चाहता है कि किसने रिफ्ट में प्रवेश किया। पता चलता है कि ऐसे दोजन ने, जो घर का रेजिडेंट है, वहां जाकर परिवार की रक्षा के लिए रिफ्ट में गया। उसकी ग्रैंडमा के मुताबिक वो हीरो नहीं है, जो चीज सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, क्योंकि एक आम सिविलियन के रिफ्ट से वापस आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। ये खबर स्टाफ को बहुत होपलेस और हेल्पलेस बना देती है। अगले सीन में दोजन की स्टेपमॉम बहुत गुस्से में है जब उसे उसके नए अवेकनिंग की खबर मिलती है। वो यकीन नहीं कर पाती।
उसका असिस्टेंट बताता है कि भले ही डोजन ने ऑफिशियली हीरो एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पर वे वेरीफाई कर चुके हैं कि वो अब अवेकेंड इंडिविजुअल है पिछले गेट एक्सपीरियंस के बाद। इससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि कैम चोलवू को ये काम खत्म करना था, लेकिन उसने उसे और भी स्ट्रांग बना दिया। गुस्से में वो मैनेजर ली से चीखती है और कांग चोलवू को मैसेज भेजती है कि अगर उसने खुद दोजान को नहीं मारा तो उसे 10 गुना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन असिस्टेंट ने नया रिफ्ट घर के ऊपर खुलने की खबर दी है, जिससे पता चलता है कि दोजान रिफ्ट में गया है और उसकी जिंदगी खतरे में है। होंगजू ये सुनकर खुश होती है और असिस्टेंट को सिचुएशन असेस करने को कहती है। दोजान अभी रिफ्ट की डोमेन में पहुंचा है। वहां का फॉरेस्ट वो है जहां उसने अपने यूथ में आराम से समय बिताया था, पाटिस्वा का फॉरेस्ट, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे याद है। वहां की माना डेंसिटी भी उतनी ही रिच है। रास्ता पकड़ते हुए वो दुनिया के पावरफुल वर्ल्ड ट्री से फिर से मिलकर मुस्कुराता है। ये ट्री माना का सबसे शुद्ध स्रोत है, दुनिया की स्टेबिलिटी का कोर। पुराने वर्ल्ड के गिरने का कारण भी इसी ट्री का जलना था, जिससे माना फ्लो डिस्टर्ब हो गया था। रिफ्ट डिमेंशन में ये ट्री ठीक है जैसा वो याद करता है। मेडिटेशन करते हुए वो मैना को अब्सॉर्ब कर अपनी स्ट्रेंथ ग्रेजुअली बढ़ा रहा है। उसने 3 दिन इस तरह बिताए, बिना खाए पिए या बाकी जरूरतें पूरी की। 10 दिन गुजर गए और वो अपनी ब्रीदिंग को हार्मोनाइज करने में लगा था। लेकिन 10वें रात को ट्रबल आ गया। कुछ एलियन जैसे क्रीचर्स, जिन्हें वोल्कनीना कहा जाता है, आए हैं ताकि ट्री को जलाया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में हुआ था। क्रीचर्स ने अटैक किया और दोजन ने रिग्रेट किया कि उसके पास वाटर एलिमेंट की स्वॉर्ड नहीं है जिससे वो आसानी से सभी को गिरा सके। मगर अब उसके पास इतना मना है कि उसे वेपन की जरूरत नहीं है। वो खुद वेपन बन गया है। अपने हाथ फैलाकर वो माना की इतनी पावर निकालता है कि एक क्रीचर नीचे गिर जाता है, दूसरा स्टंट हो जाता है। ये अटैक माना रिलीज कहलाता है, टेलीकिनेसिस नहीं। वोल्कनीना रिटेलिएट करते हैं, अपने मुंह से एनर्जी ब्लास्ट्स निकालते हैं जो तेजी से डोजन की तरफ बढ़ते हैं। डोजन पूरी तरह काल्म है क्योंकि उसकी माना उसे डैमेज से बचा रही है। वो क्रीचर्स की तरफ बढ़ता है, माना के बर्स्ट के साथ कहता है कि अब उसने वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया है। क्रीचर्स फिर से एनर्जी ब्लास्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोजन 2 को पकड़कर उनके मुंह बंद कर देता है। उनके अपने ब्लास्ट उनके मुंह में एक्सप्लोड हो जाते हैं और उनकी लाशें जलकर खत्म हो जाती हैं। उनकी लाशों से 2 वैल्यूएबल मैजिक स्टोन्स गिरती हैं। डोजन लड़ाई का मजा ले रहा है, इटर्नल एम्बर नाम का नया एबिलिटी अनलॉक कर रहा है। वो मॉन्स्टर्स को काटता और मारता है, माना स्टोन्स चुराता है। एक कॉइन सीड भी मिलता है जो सुनहरी चमक रहा है, इसे इटर्नल एम्बर कहते हैं। इसे लेकर वो माना कंट्रोल फिर से हासिल करता है और चिप को क्रश कर अपनी आंख की माना शक्ति अनलॉक करता है। आमतौर पर स्ट्रेटजी ये होती कि वो वर्ल्ड ट्री से माना लेते रहे, लेकिन अभी उसकी बॉडी माना अब्जॉर्प्शन के फिजिकल लिमिट्स पर पहुंच चुकी है। इसलिए दूसरा तरीका एम्बर अब्सॉर्ब करना है, जिससे उसकी माना स्टेट फायर मैना में बदल जाती है। उसने एम्बर अब्सॉर्ब करना शुरू किया है। हर एक में लगभग 10 मिनट लगते हैं। खुशी की बात है कि उसके पास एम्बर का बड़ा कलेक्शन है, इसलिए उसकी गोल ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करना है। रिफ्ट के खुलने से पब्लिक में इंटरेस्ट बढ़ गया है। रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर जमा है। एजेंट्स और एसोसिएशन स्टाफ सुरक्षा कर रहे हैं। बांग यूंगू गुस्से में है क्योंकि किसी ने एरोगेंस दिखाते हुए पहले ही रिफ्ट में प्रवेश कर लिया। बांग यूंगू की शक्ल यनहू सोलो लेवलिंग जैसी है, लेकिन हेयरकट साफ सुथरा है। प्रोटैगनिस्ट किम ह्यून वू है, जिसकी ब्लू हेयर है। वो दोजान के फैमिली बचाने के एक्शन से सिंपैथाइज करता है, लेकिन स्योंगू को ये बात माननी मुश्किल लगती है। वो दोजान पर ग्रीडी बिहेवियर का आरोप लगाता है और कहता है कि अगर वो रिफ्ट में मर गया तो मॉन्स्टर वेव अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। होनवू गिल्मा से ओपिनियन मांगता है और गिल्मा कहती है कि प्रोटोकॉल्स के हिसाब से काम करें। होनवू पूछता है कि हाल ही में क्यों रिफ्ट पूरे वर्ल्ड में यूएस, चाइना, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके जैसे देशों में आ रहे हैं। ये एक वजह है कि गिल्मा के लिए इतने सारे रिफ्ट्स को एक साथ मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है। ऐसा फिनोमेनन रोज नहीं होता। फिर भी कुछ देशों ने इसे आसानी से कंटेन कर लिया, लेकिन साउथ कोरिया में हालत काफी खराब है क्योंकि उनकी समस्या एक आदमी की वजह से डिजास्टर बन सकती है। स्योंगू इतना गुस्से में है कि वो उस बंदे को पीट डालना चाहता है जिसने पहले ही रिफ्ट में घुस गया और अब खुद को बाहर निकालने की भी गुहार लगा रहा है। गरगैंचुअन पर्पल गेट के दिखने को अब 28 दिन हो गए हैं, ठीक वैसे ही जितने दिन से दोजन अंदर है। हीरो एसोसिएशन डर गई है और इसे लेवल 1 वेव की चेतावनी दे चुकी है। दोजन की पहचान अभी प्राइवेसी के कारण दुनिया के सामने नहीं आई है, इसलिए उसे अभी तक ऑर्डिनरी पर्सन कहा जा रहा है। दुनिया के बाकी हिस्सों को दोजन की पहचान का पता नहीं है, लेकिन मनी लैंडिंग संगठन का बॉस जल्दी ही इस बात को समझ गया और उसने अपनी असिस्टेंट से दोजन के इन्वॉल्वमेंट की जानकारी कंफर्म करवाई। किम यांगू, जो अध्यक्ष हुआंग चोंग का राइट हैंड है, चांगाब से दोजन की सर्वाइवल चांसेस जानना चाहता है।
हाँ, मैंने वन पीस का भी जिक्र किया, जो इस चैनल का एक मजाकिया रिवाज है। असिस्टेंट के मुताबिक एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास बचने का 8% से भी कम मौका होता है, लेकिन दोजन को ऑर्डिनरी पर्सन मानकर चांगाब के चेहरे पर हंसी आ जाती है, क्योंकि वही रेगुलर आदमी उसके आदमी को अस्पताल में भर्ती करवा चुका है। चांगाब अवेकेंड व्यक्ति के सर्वाइवल चांसेस के बारे में भी जानना चाहता है। असिस्टेंट कहता है कि यह हीरो के लेवल पर निर्भर करता है और बिना सही जानकारी के फैसला करना मुश्किल है। हुआंग चोंग भी मानता है कि फाइटिंग एबिलिटी और सर्वाइविंग एबिलिटी अलग होती है, फिर रिफ्ट में होना एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। वैसे भी ये तय है कि वह शख्स अपनी आदतों से नहीं बदला। चांगाब अपने स्वार्थ के लिए दोजन के परिवार को बचाना चाहता है, ताकि अगर वह वापस नहीं आया तो उनके अंग बेच सके, और अगर वापस आया तो उसका कर्ज बढ़ा सके। सीन फिर से उस मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ट्री पर आता है, जहां दोजन अपनी ट्रेनिंग में फुल स्पीड से लगा है, क्योंकि उसका शरीर अब फ्लेम माना से भरा है। उसे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन उसने सैकड़ों फायर स्टोन्स अब्सॉर्ब कर लिए हैं। अब उसके पास इतना फायर माना है कि वह उसे अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है, और उसकी फ्लेम रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है। अपने पुराने और अभी के फायर एट्रीब्यूट की तुलना करता है तो लगता है कि उसने थोड़ी बहुत मास्टरी हासिल की है। तेजान वर्ल्ड ट्री के साथ एक टेंडर मोमेंट शेयर करता है, क्योंकि यह हमेशा उसकी मदद करता रहा है। उसने अपने माना स्टोन्स रखने के लिए पत्तियों से एक छोटा बैग बनाया है। उसे पता है कि शायद वह फिर कभी इस डिवाइन ट्री से नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर कभी ट्री खतरे में होगा तो वह अपनी जान से उसकी रक्षा करने को तैयार रहेगा। उस रात दोजन रिफ्ट से बाहर आता है, पूरे स्वस्थ। आसपास कोई नहीं दिखता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह मर चुका है, पर मॉन्स्टर वेव आ सकता है। लेकिन उसे पास में किसी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास होता है। वो उन्हें खोजने दौड़ता है और दो एजेंट्स, एक गुस्से में और दूसरा आराम से, हनवो और स्यूंगो से मिलता है, जो एसोसिएशन के प्रतिनिधि लगते हैं। दोजान गुस्से में एक फ्लेम बॉल बनाकर हवा में फेंकता है, जिससे धमाका होता है। दोनों एजेंट्स आग की आवाज सुनकर वहां दौड़ते हैं, और कुछ लोग डर के मारे खड़े होते हैं। दोजान अपनी आग की शक्ति से खुश है और अपने पुराने दोस्त तस्कर की याद करता है, जो सबसे ताकतवर फायर मेज था। अचानक हनवू को रिफ्ट के असामान्य व्यवहार का एहसास होता है। वे देखते हैं कि रिफ्ट धुंध में गायब हो गया है। दोनों एजेंट साइट पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि रिफ्ट का कनेक्शन खत्म हो गया है। दोजान बिना किसी दिक्कत के अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता है। अगले दिन खबर आती है कि मापो के रिफ्ट ने 1 महीने तक अस्तित्व बनाए रखा, लेकिन 29 दिन बाद गायब हो गया। ये साबित करता है कि हीरो एसोसिएशन की मॉन्स्टर वेव की चेतावनी गलत थी। वे नहीं जानते कि रिफ्ट क्यों अचानक गायब हुआ और इसकी जांच कर रहे हैं। उसी समय आग लगने की घटना की भी जांच हो रही है। लोग यह मानते हैं कि दोजन मर चुका है और यह उसके कर्मों का परिणाम है, लेकिन असल में वह छिपा हुआ है और लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा है। दोजान को यह जानकर दुख होता है कि वह वर्ल्ड ट्री से फिर कभी संपर्क नहीं कर पाएगा। हालांकि वह ट्री की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और चीज बची है जिसे वह बचा सकता है। फिर कहानी HCS राजधानी में वापस आती है, जहां कुछ लोग दोजन की मौत की खुशी मना रहे हैं और वे उसकी दादी और बहन को भी खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। चांग साहब लोगों को दबाने में माहिर है। एक व्यक्ति बहन को बड़े होने तक छोड़ने की बात करता है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। उनकी बातें सुनते हुए अचानक एक परिचित आवाज आती है जो उनके बॉस को मांगती है। सीन कट जाता है और चांगअप को उसके दिन की दिनचर्या करते हुए दिखाया जाता है। खुश की दोजन अब मर चुका है। उसका असिस्टेंट अपनी अपॉइंटमेंट्स देखता है, जिसमें सिर्फ लंच के लिए एक CEO से मिलने का कार्यक्रम है। वह खुश है क्योंकि रात को वह मदाम कांग के क्लब में पार्टी करेगा, लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग में चढ़ता है, वह अपने आदमी को खेल खिलौने की तरफ फेंके हुए पाता है। उनके शरीर से खून टपक रहा है। इसके लिए जिम्मेदार वही व्यक्ति है जिसे वह मर चुका समझता था। दोजान उसे जमीन पर फेंकता है और गंदे चांगअप को कुत्ते की तरह रेंगने का आदेश देता है। यह आदेश सुनकर कंपनी का अध्यक्ष डर के मारे कांप जाता है। दोजान असली नेता की तरह अपने स्थान पर बैठता है और फिर चांगअप को फिर से कुत्ते की तरह रेंगने को कहता है। चांगअप आदेश का वजन समझते हुए धीरे धीरे रेंगता है। दोजान निर्दय होकर उसे जानवर की तरह बनाने के लिए बार बार भौंकने का आदेश देता है। चांगअप अपमानित होकर भौंकता है। वह इंसानों से कम हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने लोगों के साथ करता था। दोजान बताता है कि ऐसे घटिया लोग सरफेस पर ओबीडियंट बने रहते हैं, पर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। अपना गंदा नाम लेकर वह आदमी को बताता है कि उसने ऐसे सेकेंड रेट इंसानों से निपटने के कई अनुभव लिए हैं। चांगअप मर्सी के लिए प्लीड करता है और लॉयल कुत्ते की तरह सर्व करने को तैयार है, लेकिन दोजान ने सुनना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर जोरदार स्लैप मारा। इतना जोरदार थप्पड़ उसके सांस उड़ा देता है और खून निकलने लगता है। उसकी असिस्टेंट ये सब देख रही थी जब उसका नाम लिया गया। दोजान उसे कंपनी का नया बॉस बताता है और सलाह देता है कि ऐसे घटिया इंसान के नीचे काम करना बंद कर दे।
जानते हुए कि ये लोग किसी का भी पीछा छुड़ाने को तैयार है, वह असिस्टेंट को चंगोक को मारने की पूरी परमिशन देता है, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत भारी है। असिस्टेंट माफी मांगता है और कहता है कि उनके लीडर के बहुत कनेक्शंस हैं, इसलिए अगर चंगोक की जगह कोई और बॉस बना तो बहुत बुरा होगा। उसकी तरफ से असिस्टेंट डोजन से एक और बार मर्सी मांगता है, लेकिन डोजान सिंपल वर्ड्स पर नहीं खेलना चाहता। वह सुझाव देता है कि चांगोक के शरीर को बैरल में लपेटकर सबूत मिटाकर अनंत समुद्र में फेंक दिया जाए। आखिरकार ये काम इन लोगों की स्पेशलिटी है। जब बॉस के सर्वेंट्स तैयार नहीं होते तो डोजान एक अलग तरीका अपनाता है। वह पूरे ग्रुप को धमकी देता है कि अगर आदेश नहीं माने तो उन्हें गेट में मॉन्स्टर फूड के तौर पर फेंक दिया जाएगा। बस इतना सुनते ही चांगोक पूरी तरह टूट जाता है। वह अब और नहीं सह सकता और जान बचाने के लिए बार बार मिन्नतें करता है। वादा करता है कि कभी बिट्रे नहीं करेगा और हमेशा डोजान के नीचे काम करेगा। इससे हीरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो चाहता था कि चंगोक को यही मार दे और अपनी सारी परेशानियां खत्म कर दे, लेकिन इस जिंदगी में कुछ बदला था। डोजान खुद स्वीकार करता है कि वह पहले की तरह कठोर नहीं रहा, इसीलिए इस बार वह उसे मौका देता है और हाथ बढ़ाता है। मुझे यकीन है कि चांगोक अब इतने धार्मिक हो जाएगा कि भगवान से प्रार्थना करेगा कि वह दोबारा डोजन को परेशान न करे। वह हीरो का हाथ पकड़ता है और बिना शर्त सेवा करने का वादा करता है। पर रुकिए, कुछ अजीब है। उसके हाथ में भयानक गर्म आग लग गई है। हाँ, डोजन नरम तो हुआ है पर अब भी बेरहम है। वह आदमी की आंखों में देखकर बताता है कि ये आखिरी मौका है। डोजन फिर उसका हाथ पूरी तरह से तोड़ देता है, उसे जलाकर राख बना देता है। बैठक खत्म होते होते वह वहां से चलता बना उस आदमी की दर्दनाक चीखों को अनसुना करता। उसने उन्हें अंतिम चेतावनी दी कि अगर कोई भी फिर से उसके परिवार के रास्ते में आएगा तो वह खुद उसकी मौत सुनिश्चित करेगा और उनकी नई जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी पूरी जिंदगी उसके परिवार की सुरक्षा करें। अब विश्वास के अनुसार एसियो डोजन एक नाम मात्र था जो रिफ्ट के साथ गायब हो गया। असल में वह स्थानीय WA मैकडोनल्ड्स में खाना खा रहा था। सरकार, हीरो एसोसिएशन और मीडिया ने उसे जैसे कोई पुरानी खबर मानकर इग्नोर कर दिया। जो आदमी रिफ्ट में गया था उसे मरा माना गया। भले ही वह बाहर आकर जिंदा होने का दावा करे, कोई विश्वास नहीं करेगा और अकेले रिफ्ट मिशन के बाद सामने आना उसके लिए सिरदर्द से कम नहीं था। वह सबड्यूड कुत्ता होमचान अभी भी उसकी मदद कर रहा था ताकि वह एक नया और सही घर खोज सके जहां आराम से रह सके। डोजन को आखिरकार अपनी बहन को स्वादिष्ट फास्ट फूड खिलाने का मौका मिला। उसने उसे बेहतर इलाके में जाने की योजना बताई जिससे वह बहुत खुश हो गई। अब वह किंडरगार्टन जा सकती है और अगले साल एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला ले सकती है। जब स्कूल की बात आई तो छोटी यूनियन का मूड खराब हो गया। डोजन चिंतित हो गया। वह तो जानवरों का संहार करने वाला योद्धा था, बच्चों की देखभाल करना उसकी क्षमता से बाहर था। उसकी बहन ने बताया कि दूसरे बच्चे उसे अनाथ कहकर चिढ़ाते हैं। उसकी प्यारी बहन की यह बात सुनकर डोजन का दिल टूट गया। अगर वह मीन किड से दोस्ती नहीं करना चाहती तो उसकी मर्जी है, वे छोटे बटेरे को बर्बाद कर देगा। जानकर कि उसे किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा, यूनियन बहुत खुश हो गई। डोजन मन ही मन योजना बना रहा था कि अपनी छोटी बहन को एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल में भेजे जहां कोई उसे नीचा न दिखा सके। उसी रात एसियो डोजन ने जाना कि किम योंगू ने उसकी दादी और बहन को एक अनजान मोटेल में रखा था जबकि वह लिफ्ट में फंसा था। ग्लास का बदमाश ऑलमोस्ट टूट गया था माफी मांगते हुए। वह कहता है कि मोटेल उनकी कंपनी के नियंत्रण में है, इसलिए सुरक्षित है। डोजन के पास लाकिस से उलझने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह कमरे में गया और एक बार फिर अपनी दादी से मिला। छोटी यूनियन ने उसे बेर हक दिया और दादी ने उसके हाथ पकड़ लिए। आंसू बहा रही थी। वह बस खुश थी कि उसका पोता जिंदा वापस आ गया। पहले हार्डेंड वॉरियर थोड़ा हैरान था पर फिर परिवार की गर्माहट महसूस कर मुस्कुराया। छोटी यूनियन को मैकडोनल्ड्स बहुत पसंद आया था, इसलिए वे वहां अक्सर खाना खाते थे। आज उसने भाई से पूछा कि हीरो का काम क्या होता है। जब पूछा गया कि क्या उसे अच्छा लगता है कि उसका भाई हीरो है तो यूनियन ने सहजता से कहा, नहीं, हीरो होना कूल है, ताकतवर होना कूल है, पर वे मॉन्स्टर से लड़ते समय हमेशा खतरे में रहते हैं, कभी कभी तो मर भी जाते हैं। और वह चाहती है कि उसका भाई दादी और उसके साथ लंबे समय तक जिए। डोजन तो अनगिनत रक्तपात का आदी था पर किसी की उसके लिए चिंता करने का एहसास उसके लिए नया था। पुरानी दुनिया में वह आखिरी इंसान बचा था। उसने ऐसे मॉन्स्टर से लड़ाई की थी जिनका अंदाजा भी नहीं था। इस दौरान उसने बहुत कुछ खोया। अब जब उसे दूसरी दुनिया में दूसरा मौका मिला है, उसके साथ कुछ बहुत कीमती चीज आई है। वे भावनाएं जो वह भूल चुका था फिर से जाग रही हैं। शायद इस दुनिया में वह खुश रह सकता है। शायद वह सिर्फ खुशी और प्यार के साथ एक शांत जिंदगी जी सकता है। जब वह अंदर से गर्माहट महसूस कर रहा था तभी कोरिया हीरो एसोसिएशन बुरी तरह अस्थिर था। नेट वोंग, जो कोरिया हीरो एसोसिएशन के संस्थापक और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन के निदेशक हैं, रिफ्ट की घटना या उसके न होने को लेकर तनाव में थे।
उनकी सबसे अच्छी टीमें साइट की जांच कर चुकी थी, पर कोई नई जानकारी नहीं मिली थी। अपनी टेरिटरी के बारे में क्लूलेस होना उन्हें परेशान कर रहा था। ये सोचकर भी डर लग रहा था कि अचानक गायब हुआ रिफ्ट फिर से कहीं भी प्रकट हो सकता है। उनकी असिस्टेंट ने उनके वरी से सहमति जताई और कहा कि अगर एक बड़ी वेव आती तो चिंता कम हो जाती, कम से कम अननोन वेरिएबल्स के बारे में नहीं सोचना पड़ जाता। डायरेक्टर ताइवांग ने उसकी बात बीच में काट दी और गुस्से से कहा कि वे लकी हैं कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। ना ताइवांग दुनिया के 100 सबसे सम्मानित और ताकतवर हीरोज में से एक है। ये माना जाता है कि अगर वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते तो सबसे ज्यादा वोट पाते। उनकी बात और प्रभाव से देश के बड़े कंग्लोमरेट्स भी गिर सकते हैं। सौभाग्य से उनका दिल सत्ता या धन में नहीं है। उनकी एकमात्र चिंता अपने लोगों की सुरक्षा है। मतलब वह सच में एक जेन्युइन लीडर है। भले ही समय लगे, वह रिफ्ट के पेरीमीटर की थरो इन्वेस्टिगेशन चाहता है। आसपास के लोग पहले ही अपनी प्रॉपर्टीज एसोसिएशन को बेचने के लिए राजी हो चुके हैं, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होगी। ताइवांग चाहता है कि प्रभावित लोगों को मार्केट प्राइस से अधिक पैसे दिए जाएं, ताकि इनकन्वीनियंस का कुछ मुआवजा हो। सभी रिलायबल सोर्सेज ने बताया कि अलग अलग देशों में मल्टीपल रिफ्ट्स हो रहे हैं। यह देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा तो चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना पहले से ही अपने रिफ्ट्स को कंट्रोल करने की स्टेजेस में है। बड़े देशों में यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, जबकि अन्य रिफ्ट्स को वेटरन हीरोज ने साफ किया। यूके टीम बुरी तरह नाकाम रही। 1 महीने की मिशन यूके रिफ्ट को खत्म करने की आखिरकार एक भयानक हार में बदल गई। यूके रिफ्ट वेव की घटना आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।